रात के 1 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? मुझे कौन लड़की देखने आने वाली है यार, मेरी ऐसी किस्मत ही का। तभी उन्होंने देखा कि काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों टकटकी लगाकर उसे ही देख रहे थे। चांद की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी, तो वो किसी संगे मरमर के ताजमहल की तरह चमक रही थी। कुछ देर नहाने के बाद वो तालाब से बाहर आई और उसने अपने बदन पर कपड़े डाले। उसके बालों से पानी टपकने लगा और वो आगे कदम बढ़ाने लगी। अरे यार, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। ओ भाई, ऐसे जज्बाती होना ठीक नहीं है। अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। ऐसा कहते हुए महेश अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद अब उस लड़की को भी शायद पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडर के बाहर जाकर रुकी। उसने एक बार पलटकर महेश की तरफ देखा और फिर खंडर के अंदर दाखिल हो गई। महेश भी अब उसके पीछे खंडर के अंदर चला गया। वहाँ वो एक कुएं के पास जाकर रुकी। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको पास आने का इशारा किया। अरे मेरी जान, मैं अभी आता हूँ। महेश जाकर उस लड़की के गले लग गया। मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ, आ जाओ। महेश उसकी मखमली कमर पर अपने हाथों को घुमा रहा था। तभी उस कुएं के अंदर नीले रंग की रोशनी उत्पन्न हुई और किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। महेश उस लड़की से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर महेश को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक बेहद भयानक पिशाची किसी छिपकली की तरह चलकर ऊपर तक आ गई। उस लड़की ने महेश को कुएं की तरफ धकेल दिया। उस पिशाचनी ने महेश को पकड़ा और उसे कुएं के अंदर ले गई। वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से महेश का कटा सर और उसके साथ सोने के 2 सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों में आ गए। उस लड़की ने उस कटे सर को पैर मारकर एक तरफ धकेल दिया और उन सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ दिन पहले नताशा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पता नहीं ये कहाँ रह गया, ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। अरे क्या हो गया आपको? आपने शराब पी है? हाँ, पिया मैंने शराब। साला वो नीरज, उसने फिर से मेरा डिमोशन कर दिया। मन करता है उस साले को खत्म कर दूं। राजीव अपने कमरे में गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नताशा राजीव की इस हालत को देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो घर से निकलकर एक खंडर के अंदर पहुंची, जिसके बारे में उसने बहुत बातें सुनी थी। खंडर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुमने हमेशा से ही उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान पर से भरोसा उठ गया। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दे दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ये सुनकर नताशा के चेहरे पर खुशी छलक आई। तुमको मेरे पास रोजाना एक मर्द को लेकर आना होगा। मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ जवान मर्दों को लाती रहोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले सोने के सिक्के दूंगी। जितना जवान मर्द होगा, सिक्के तुम्हें उतने ही ज्यादा मिलेंगे। ये सुनकर नताशा इस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिशाचनी ने नताशा को दिए थे, उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिए। सुबह राजीव उठा तो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही उसको लोन में 2 सोने के सिक्के नजर आए। अरे बाप रे! उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने के सिक्के? 2 सोने के सिक्के! इसने तो मेरी बहुत सी परेशानी दूर कर दी। मेरा सारा कर्जा मैं उतार सकता हूँ।
राजीव उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश था और उसे खुश देखकर नताशा भी खुश थी। रात को जब राजीव घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वो बहुत खुश था। उसने नताशा को गले लगा लिया और कहा, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नताशा उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राजीव ने उसे अपनी मनपसंद साड़ी पहनाई और फिर दोनों ने कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारे। तकरीबन 2 बजे के वक्त जब राजीव गहरी नींद में था तो नताशा ने उसका मोबाइल निकाला। उसने उसके मोबाइल से नीरज सर का नंबर लिया, फिर कमरे से निकलकर उसे कॉल लगाया। हेलो नीरज सर, मैं नताशा बोल रही हूँ, राजीव की वाइफ। लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले, और राजीव को हमारी मुलाकात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर नीरज के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान छलक आई। कुछ देर बाद नीरज की कार एक चौराहे पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर नताशा आई। उसने नीरज को देखते हुए कातिलाना मुस्कान दी और बोली, आपने मेरे पति से नाराज होकर उसका डिमोशन करवा दिया। मैं बस आपकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर नीरज का चेहरा खिल उठा और वो बोला, तो बताओ, तुमको अपने फ्लैट पर ले चलूं? हम वहाँ आराम से बातें कर सकते हैं। वहाँ नहीं, आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नताशा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नताशा ने कार को उसी खंडर के पास ले जाकर रोका। अरे ये तो एक खंडर है। पता है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। ये कहते हुए नताशा कार से निकली और खंडर के अंदर चली गई। उसके बाद नीरज भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे हो लिया। नताशा उसी कुएं की बाउंड्री पर जाकर बैठ गई और नीरज भी उसके पास पहुंच गया। यहाँ क्यों बैठी हो मेरी जान? क्या ड्राइव करके थक गई हो? ये सुनकर नताशा उठी और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज कुएं की बाउंड्री पर हाथों के सहारे लटक गया और तभी कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी उत्पन्न हुई। नताशा, मुझे ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो। ये क्या कर रही हो? तुम ज्यादा देर यहाँ लटके नहीं रह सकते। तभी वो पिशाचनी दीवार पर चलती हुई नीरज के पास आने लगी। मुझे बचाओ! नीरज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस पिशाचनी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींच ले गई। और उसके कुछ देर बाद ही नताशा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिरे। उन्हें लेकर नताशा घर पहुंची और इस बार भी उसने उन सिक्कों को फिर से घर की चौखट पर फेंक दिया। सुबह होने पर जब फिर राजीव को सिक्के मिले तो उसे बहुत खुशी हुई। उन्हें उठाकर उसने पॉकेट में डाले और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उस दिन की शाम जब राजीव घर पहुंचा तो उसने खुशी के मारे नताशा को गोद में उठा लिया। नताशा, 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 मेरी जान, नताशा! अरे अरे अरे, क्या हुआ आपको? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। कल नीरज की डेथ हो गई और अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। राजीव ने नताशा को गले लगा लिया। उस रात भी नताशा ने उसके सोने का इंतजार किया और तकरीबन 2 बजे वो उठी। वो कमरे से निकली और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना वही श्रृंगार किया और घर से निकल गई। उस रात उसने चौराहे से एक 18 साल के लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया और उसे उसी खंडर में ले गई। लेकिन आज जैसे ही वो घर वापस लौटी तो पाया कि सामने राजीव बैठा हुआ है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ से सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए। राजीव ने उसको सजी धजी हालत में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। तो तुम हमारी गरीबी दूर करने के लिए गंदे काम कर रही हो। ये सोने के सिक्के भी तुम ही रास्ते में फेंका करती थी ना? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है राजीव। राजीव बहुत गुस्से में था। उसने 2 घूंसे नताशा के मुंह पर लगाए और उसको बालों के बल घसीट कर एक कमरे में ले गया। कलंकी, अब यही इसी कमरे में तेरी चिता बना दूंगा। राजीव ने ड्रॉर से एक तेज धार चाकू निकाला। मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए उसने एक ही झटके में चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके खून के छींटे राजीव के चेहरे पर आ गए और उसकी आंखों में अभी भी उसका गुस्सा परवान चढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और एक भयंकर आवाज अब राजीव को सुनाई दी। मुझे भेंट चाहिए, भेंट चाहिए मुझे। ये किसकी आवाज है?
मेरी साधिका को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। उसके चीखने की आवाज ऐसी थी कि राजीव के घर की सभी खिड़कियों के कांच टूट कर बिखर गए। राजीव अब बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब कुछ शांत था। नताशा की सड़ी लाश उसके पास ही पड़ी थी। वो सब एक सपना था, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो जॉब पर गया और अपना काम करने लगा। दिन भर उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही उसे वो भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। तूने मेरी साधिका को मारकर अच्छा नहीं किया राजीव। मुझे भेंट चाहिए। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? मेरी आवाज का पीछा करते करते मेरे पास चले आओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार सकते हो। राजीव उस आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल गया। काफी देर चलने के बाद वो उसी खंडर में कुएं के सामने पहुंच गया। कौन हो तुम और किस साधिका की बात कर रही थी तुम? तुम्हारी बीवी मेरी साधिका थी और तुमको सब कुछ बता देती हूँ। अब उस कुएं के अंदर से आती आवाज ने ही राजीव को सब कुछ बता दिया और पता चलते ही राजीव को एक बड़ा झटका लगा। वो अपने घुटनों पर आ गया और तहाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने मेरी बीवी को गलत समझकर उसे मार दिया। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। पाप तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तुम अब मेरी बीवी की तरह मेरे पास जवान लड़कियां लेकर आओगे। जितनी कम उम्र की लड़की होगी, तुम्हें उतने ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर अब राजीव को समझ आ गया कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगली शाम जब वो अपने ऑफिस से निकला तो एक लड़की उसकी कार में आकर बैठी। अरे रश्मि तुम? हाँ राजीव, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसको प्यार तो बहुत किया था मैंने, पर अब रश्मि ने राजीव के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान झलक आई और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे तुमने इस खंडर के बाहर गाड़ी किस लिए रोकी? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जान, तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट। ओहो, एक खंडर में वेलकम गिफ्ट। रश्मि राजीव के साथ उस खंडर में चली गई और कुछ देर बाद ही उसकी भयानक चीख फिजा में गूंज गई।